नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं हूं सुनील राठौर। CMICS में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि कल की क्लास के अंतर्गत हमने प्रीलिम्स सिलेबस के अंतर्गत आप देखेंगे तो फर्स्ट टॉपिक में पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, नदियाँ, झीलों को कवर किया है। आज की क्लास में जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने को मिलेगा, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी है, कुछ इसमें फैक्ट भी है, वो भी देखेंगे। तो यह यूनिट जो रहेगी आपकी टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे तो ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल कहने का मतलब ये कि कुछ चीज़ें आपको इसमें समझना पड़ेगी, केवल फैक्ट की ओर ही नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार आपका इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं प्रीलिम्स में। कभी स्टेटमेंट के रूप में बना दिया, स्टेटमेंट के साथ में कभी आपका हो सकता है कि मैच द कॉलम के रूप में बना दिया, आपसे पूछ लिया कि किस प्रकार की चीजें किस क्लाइमेट के अंतर्गत होती है, किस प्रकार की जो अपने ऋतुएं पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की, तो किस ऋतुओं में कौन से घटनाक्रम होता है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो अच्छे से समझेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं सिलेबस की ओर आपकी नजर डालना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक हमने सिलेबस को आपके सामने ओपन नहीं किया था। अब यहां पर देखिएगा, सिलेबस में आपका प्रीलिम्स का यूनिट नंबर 3 वाला सिलेबस है। ठीक है, यूनिट 3 में आपका भारत का भूगोल को मेंशन किया गया है, जहां से आपका विश्व का भूगोल पूरी तरह से यहां से भी हटा दिया गया है। अब यहां पर आप देखेंगे तो किस चीज को मेनली यहां पर मेंशन किया है, नए तौर पर देखेंगे तो नई चीजें क्या शामिल की गई है, वहां पर भी थोड़ा मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगा ताकि वहां पर आपकी दृष्टि रहे। ठीक है, आज का टॉपिक जो आप पढ़ेंगे जलवायु, वो एक हिडन टॉपिक है। यहां पर सिर्फ जलवायु घटनाएं दी गई है। क्या दिया गया है यहां पर? जलवायु घटनाएं, जहां पर हमें एलिनो पढ़ना पड़ेगा, लालिनो पढ़ना है, दक्षिणी दोलन, साउथ ऑसिलेशन इसे कहा जाता है, और वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ, और जलवायु परिवर्तन के परिणाम। ये सारी चीजें हमें इस टॉपिक के अंतर्गत देखनी होगी। यहां पर मैं आपको बतला दूं कि यहां पर हम भारत की जलवायु को पढ़ेंगे, भारत की जलवायु। अब भारत की जलवायु में कई सारे टॉपिक आ जाते हैं। भारत की जलवायु में आपको भारत में मानसून की उत्पत्ति देखना पड़ेगा, मानसून की उत्पत्ति के साथ में मानसून विच्छेद क्या होता है, मानसून निवर्तन क्या होता है, ऋतुएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी ऋतुओं में क्या क्या घटनाक्रम होते हैं। साथ ही साथ में हम देखेंगे एक जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक एक बेंस का टॉपिक हो जाता है, जिसको हम यहाँ से यहाँ से हटाएंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर कुछ मेन बातें जो बताना रहेगी वो मैं आपको बतला दूंगा। फिर लास्ट में हम जलवायु प्रदेश देखेंगे, जो कि कोपेन के अनुसार भारत में भी जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण है। मेनली देखा जाए तो 8 जलवायु प्रदेश आपको भारत के संदर्भ में देखने को मिलेंगे, जो कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में स्पष्ट किया है। तो यही टॉपिक है जो थोड़ा नया दिख रहा है आपको, क्योंकि यहां पर नाम मेंशन किए, बाकी पहले भी इनको पढ़ा जाता था लेकिन हिडन टॉपिक के रूप में। अब कुछ और चीजें हिडन करके सामने कुछ चीजें और प्रदर्शित कर दिया है, जैसे कि भारत की जलवायु में जो पढ़ना है वो सब हिडन टॉपिक है, और ये जो यहां पर हाईलाइट कर दिया है ये जलवायु घटनाएं आपको बतला दिया है। यहां पर और चीजें आप देखें तो ये खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति, इसको स्पष्ट तौर पर यहां पर फिर से मेंशन किया गया है। फिर आप देखेंगे यहां पर आप देखें तो भारत में प्रमुख चक्रवात को भी यहां पर ये क्लियरली अलग से मेंशन किया गया है इस बार। ठीक है, साथ में बाकी चीजें आप पढ़ते हैं, जनगणना पढ़ते हैं, पूरा प्राकृतिक आपदा पढ़ते हैं। ठीक है, प्राकृतिक खतरे या आपदाएं, ऊर्जा के स्रोत या ऊर्जा संसाधन वाले टॉपिक में इसको हम पढ़ेंगे। फसलें, हम यहां पर एक चीजें जो है मृदा वाला टॉपिक भी यहां पर मेंशन नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ में देखें तो यहां पर प्राकृतिक संसाधन, तो यहां पर वनस्पति मेंशन है, खनिज संसाधन मेंशन है, और जल संसाधन यहां पर मेंशन है। जल संसाधन में हम परियोजना को देख लेंगे। ठीक है, तो इस सिलेबस में थोड़ा सा मुझे आपको बतलाना था। अब सीधा हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, वहां पर सारी चीजें हम जानेंगे। देखिएगा, चलिए इस पर अपन देखेंगे। यहां पर चलिए यही कलर लगते हैं, ये वाइट अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है, देखिएगा, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीजें जानेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे जलवायु और आपका जो मौसम है, इस दोनों का मतलब क्या है और दोनों में क्या मामूली अंतर देखने को मिलेगा वो जानेंगे। फिर हम यहां पर देखेंगे मानसून क्या होता है। ठीक है, मानसून के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम यहां पर देखेंगे
मानसून की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, बस नाम लिखूंगा सिद्धांत के, कभी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए। इसके बाद भारत की प्रमुख ऋतुएं, ऋतुओं के अंतर्गत हम देखेंगे जैसे कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु, इसी क्रम में हम इसको देखेंगे। ठीक है, इसके पश्चात हम देखेंगे यहां पर मानसून या मानसूनी घटनाएं भारत के संदर्भ में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे मानसून प्रस्फोट। मानसून प्रस्फोट क्या होता है? मानसून विच्छेद क्या होता है? मानसून निवर्तन क्या होता है? ये तीनों शब्दावली को यहां पर जानेंगे। साथ ही साथ में कुछ और शब्दावली जिसको अपन ऋतुओं के अंतर्गत जान लेंगे, और फिर हम देखेंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। पहले हम देख लेंगे जलवायु, जलवायु वर्गीकरण भारत के संदर्भ में। ठीक है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे लगभग आपके 8 प्रकार के जलवायु प्रदेश। ठीक है, और लास्ट में हमारा जो सिलेबस में मेंशन किया गया है जलवायु घटनाएं, जिसमें आप एल नीनो, ला नीनो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साउथ ओसिलेशन, इंडियन ओशन डाइपोल, साथ में जलवायु परिवर्तन के क्या परिणाम हैं वो भी अपन यहाँ पर देख लेंगे लास्ट में। तो ये आपका पूरा मोटा मोटा मैंने यहाँ पर पूरे सिलेबस को ओपन कर दिया है, जो कि जलवायु वाले टॉपिक का है। तो जलवायु टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक रहेंगे उसको यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक एक बात को जानेंगे कि आखिर ये सारी चीजें क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला शब्द है आपका, एक जलवायु है और दूसरा मौसम। क्लियर है? जलवायु और मौसम, आखिर दोनों में क्या मेन डिफरेंस है? ठीक है, दोनों में मेन अंतर क्या देखने को मिलेगा उसको जानते हैं। देखिएगा, मैंने कहा दोनों में ही एक बात कॉमन होगी, जिसे हम कहेंगे वायुमंडलीय घटनाएं या वायुमंडलीय कारक आप बोल सकते हैं, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं? आर्द्रता, वर्षा, तापमान, दाब आदि। ठीक है, ये वायुमंडलीय कारक है जो विभिन्न प्रकार के आप देखते हैं। अब मैंने कहा कि जब आपको जलवायु को परिभाषित करना है तो आप क्या कहेंगे? वायुमंडलीय कारकों का, वायुमंडलीय कारकों का एक प्रकार से देखें तो दीर्घकालिक परिवर्तन। वायुमंडलीय कारकों का दीर्घकालिक परिवर्तन जलवायु कहलाता है, तो वही वायुमंडलीय कारकों का अल्पकालिक परिवर्तन क्या कहलाएगा? मौसम। जैसे कि आपने सुना होगा, आप अपने घर पर कॉल करते हैं, पूछते हैं कि वहां का मौसम कैसा है कि जलवायु कैसी, दोनों में से कौन सा शब्द का यूज करते हैं? हम यही बोलते हैं वहां का मौसम कैसा है। वहां वाले यहां से पूछते हैं आपसे कि मौसम कैसा है। आप भोर को आते हैं और आपका कोई मित्र विजयनगर में है, तो आप बोलेंगे कि बताइए वहां का मौसम कैसा है। तो ये क्या चीजें आपको बतला रही है? मौसम ये आपको यह बतला रहा है कि यह एक निश्चित क्षेत्र में परिवर्तन को दर्शाता है,
और अल्पकालिक परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे कि अभी बाहर निकलेंगे तो तेज धूप, अचानक पता चला कि थोड़ी देर बाद वर्षा हो गई, अचानक थोड़ी देर पता चला कि ठंडी हवाएं चल रही है। यह क्या है? अल्पकालिक परिवर्तन। तो ये जो अल्पकालिक परिवर्तन होता है किसका? वायुमंडलीय कारकों का, उसी को आप कहते हैं मौसम। और अगर यही परिवर्तन आप दीर्घकालिक रूप से देखें, 10 से 13 वर्षों के अंतराल के बीच में जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, स्टडी की जाएगी ओवरऑल 12-13 वर्षों के अंतराल में, क्या वही घटनाक्रम है या उससे कोई चेंज हुआ है, तब उस जलवायु का परिवर्तन माना जाएगा कि जलवायु परिवर्तन है। जैसे कि मैंने कहा कि भारत की जलवायु कैसी है, तो हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। ठीक है, मोटे तौर पर ये देखा जाए, कर्क रेखा मध्य से गुजर रही है, ऊपर हो जाता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और दक्षिण भारत में हो जाती है आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु। लेकिन उत्तर में हिमालय होने के कारण साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं होती है वो हमारे भारत को प्रभावित नहीं कर पाती है। इस कारण हम कहेंगे कि मोटे मोटे तौर पर देखें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की भारत में जलवायु पाई जाती है। क्लियर हुआ? इसका मतलब यहां पर तापमान सम बना होता है, सम तापमान या सम जलवायु यहां पर मौजूद होती है। तो ये ओवरऑल स्टडी किया होगा, तब दीर्घकालिक परिवर्तन कभी होगा तो नाम चेंज करेंगे, अन्यथा ये का यही रहेगा। लेकिन मौसम में ऋतुवत परिवर्तन भी होता है, ऋतुवत परिवर्तन के साथ दैनिक परिवर्तन होता है, वीकली चेंजेस आ जाते हैं, मानसिक चेंजेस आ जाते हैं और ईयरली भी चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति घंटा, प्रति दिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष आने वाला अल्पकालिक परिवर्तन जो वायुमंडलीय घटनाक्रम में देखने को मिलेगा या वायुमंडलीय कारकों में मिलेगा, उसी को मौसम कहेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये दोनों चीजें स्पष्ट हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं मानसून के बारे में। ये मानसून शब्द है जो कि अरबी भाषा के मौसिम शब्द से उत्पन्न हुआ है। कौन सा शब्द आपका? मौसिम। इस मौसिम का अर्थ अगर देखें तो इसका अर्थ होता है पवनों में होने वाला ऋतुवत परिवर्तन। ठीक है, पवनों में होने वाला ऋतुवत परिवर्तन। कब कैसी हवाएं चलेगी, कब ठंडी होगी, कब गर्म होगी। ठीक है, तो ये पवनों में ऋतुवत का मतलब यहां पर क्या है? ऋतुवत का मतलब यह है कि ऋतु परिवर्तन के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों की दिशा में, इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि पवनों की दिशा में होने वाला ऋतुवत परिवर्तन। तो पवनों की दिशा में इस ऋतु परिवर्तन के कारण क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसी का अर्थ क्या मौसम के अर्थ के रूप में देखा जाता है। और इसी मौसम शब्द से किसकी उत्पत्ति हो जाती है? आपकी मानसून शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। क्लियर हुआ यहां पर? तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाए कि मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा अरबी भाषा का शब्द है? मौसम। इसका अर्थ क्या होता है? पवनों की दिशा में होने वाला ऋतुवत परिवर्तन। क्लियर हुआ? तो 3 प्रकार के प्रश्न इस स्लाइड से बन सकते हैं, वो आपको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे हम। यहां पर मैंने चार्ट में आपको दिखाया था, जलवायु हम देख चुके हैं, मानसून देख चुके हैं। मानसून की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत है। 3 सिद्धांतों की यहां पर मैं मेनली चर्चा करूंगा कि कौन कौन से आपके वो सिद्धांत हैं। ठीक है, मानसून उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। ठीक है, एक है आपका चिर सम्मत विचारधारा। ठीक है, इसी को कहा जाता है या स्थायी सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक
इस सिद्धांत का प्रतिपादक है हेली। ठीक है, हेली इसके सिद्धांत के प्रतिपादक है। और प्रतिपादन कब हुआ, कब हुआ इसका प्रतिपादन? तो 1965 में। इसमें क्या कहा गया वो अभी मैं बतला दूंगा। एक है आपकी गत्यात्मक विचारधारा। इसका प्रतिपादन किसने किया? फोर्ब्स ने। ठीक है, फोर्ब्स कहिएगा इसको। ठीक है, तो फोर्ब्स ने इसका प्रतिपादन किया। कब किया? 1951 में। गत्यात्मक विचारधारा है। ठीक है, एक है आपका जेट स्ट्रीम सिद्धांत। ठीक है, जेट स्ट्रीम सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो प्रतिपादक का नाम नोट कर लीजिए आप। जेट स्ट्रीम का जो ये प्रतिपादन किया है वो है आपके वैज्ञानिक, जिसका नाम हो जाएगा यहां पर जेट स्ट्रीम के अंतर्गत। चलिए, इसमें नाम मेंशन नहीं है, मैं आपको बतला दूंगा। ठीक है, जेट स्ट्रीम ये सिद्धांत हम पढ़ेंगे तब वहां पर आपको बतला दूंगा मैं। ठीक है, ये भारत के संदर्भ में हम पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम का। ठीक है, चलिए, तो ये 3 विचारधारा है आपकी। जेट स्ट्रीम की वही विचारधारा जो आपकी उत्तर पूर्व जो भारत के नॉर्थर्न पार्ट में या फिर उत्तरी क्षेत्र में आप देखेंगे एक पश्चिमी विक्षोभ आता है। पश्चिमी विक्षोभ में जो जेट स्ट्रीम होता है आपका, जिसे कहा जाएगा पश्चिमी जेट स्ट्रीम। तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण जो मानसून की उत्पत्ति हो जाती है वो आपका जेट स्ट्रीम के सिद्धांत के अंतर्गत देखेंगे। गत्यात्मक विचारधारा में प्रतिपादक आपका क्या हो जाएगा? फोर्ब्स। और सिद्धांत जो प्रतिपादन हुआ है, प्रतिपादन में क्या आ जाएगा आपका? 1951। वहीं अब चिरसम्मत विचारधारा या इसी को कहेंगे स्थायी सिद्धांत। स्थायी सिद्धांत के प्रतिपादक हेली। और कब इसका प्रतिपादन हुआ? 1965 में। अब तीनों में क्या प्रमुख बातें, एक एक शब्द में अगर नोट करना चाहे तो क्या हो जाएगा? चिरसम्मत विचारधारा में हेली ने क्या कहा कि ताप एवं दाब अंतर के कारण, स्थलीय तथा महासागरीय क्षेत्र में ताप एवं दाब अंतर के कारण मानसून की उत्पत्ति होती है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में कर्क रेखा पर सूर्य की लंबी किरणें गिरने के कारण स्थलीय भाग अधिक गर्म होने से निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। तो वहीं स्थलीय प्रभाव या समुद्री प्रभाव में डिफरेंस के कारण महासागरीय क्षेत्रों में तापमान तुलनात्मक रूप से अधिक हो जाता है, जहां पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है, जहां से जल समीर के रूप में पौने स्थल भाग की ओर आती है और आर्द्रता ग्रहण करके स्थल भूभाग पर वर्षा करती है। फिर उसी के बाद देखिए शीत ऋतु में तो मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें हो जाती है, कर्क रेखा पर तापमान कम हो जाता है जिससे हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है। तुलनात्मक रूप से देखें तो समुद्री भाग में तापमान अधिक बना रहता है, जहां पर लो प्रेशर बनता है, तो स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलती है, जिसे मानसून का निवर्तन के रूप में या मानसून के लौटने के रूप में जाना जाता है। तो ये सभी बातें किसने कही? हेली ने। लेकिन यहां पर इसमें ऐड क्या कर दिया फोर्ब्स ने? यहां पर IT जो सीजेड होता है आपका, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो जो ITCZ होता है कन्वर्जन जोन, एक कन्वर्जन जोन ऋतुवत उत्तरायण तथा दक्षिणायन होता है, जिसके कारण ताप और दाब में अंतर के कारण मानसून की उत्पत्ति होती है। यह बताया किसमें? गत्यात्मक विचारधारा में। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको मेनली ध्यान रखना है कि क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, बाकी इसको मेंस में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम के द्वारा जो आपका पश्चिमी जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम होता है, इस उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय भूभाग से होकर गुजरती है, जिससे मेडागास्कर में अवतरित हो जाती है। मेडागास्कर में हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है, तो भारत के लिए अनुकूल स्थिति बनाता है। और यहीं से पौने जब विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में जाती है, तो कोरियोलिस बल के कारण पौने अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में जानते हैं। तो यह जेट स्ट्रीम से ही दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। तो मानसून उत्पत्ति संबंधित 3 सिद्धांत हैं। अब देखिएगा, हम यहां पर देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती है। ठीक है, भारत में प्रमुख ऋतुएं, भारत की प्रमुख ऋतुएं, ठीक है, भारत की प्रमुख ऋतुओं में सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे ग्रीष्म ऋतु। क्लियर है? ग्रीष्म ऋतु। अब इसमें क्या क्या बातें हैं मेनली वो आप समझेंगे। देखिएगा, ये वाला कलर आपको दिखेगा शायद,
ठीक है। ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। ये बीच में विषुवत रेखा है और ये आपकी हो जाएगी कर्क रेखा और ये हो जाएगी आपकी मकर रेखा। ये विषुवत, ये आपकी कर्क रेखा, ये आपकी हो जाएगी मकर रेखा। अब ग्रीष्म ऋतु के समय क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु के समय सूर्य कहां पर होगा आपका, कर्क रेखा पर लंबवत होता है। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होने के कारण इस कर्क रेखा पर जो तापमान होता है वो तापमान क्या हो जाएगा, अधिक। क्लियर हुआ। तापमान अधिक होने का सीधा सा तात्पर्य है कि यहां पर आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर हुआ। ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वो समय देखिएगा आप, मार्च से या अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन 4 माहों के दौरान देखें, मेनली आपके ये 3 माह हो गए, अप्रैल, मई, जून। मई सबसे ज्यादा तापमान वाला माह होता है, ठीक है। तो अब मार्च, अप्रैल, मई, जून के समय ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें होने के कारण इस क्षेत्र में तापमान अधिक हो जाता है और तापमान का दाब से व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इस क्षेत्र में। अब ग्रीष्म ऋतु में आपको क्या क्या प्रीलिम्स में क्या प्रश्न बन सकता है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की लंबवत किरणें किस पर लंबवत आपतित होती है, कर्क रेखा पर, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, एक यहां पर एक कन्वर्जन जो ITCZ होता है आपका, ITCZ, इसका भी क्या हो जाता है, उत्तरायण हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में ITCZ का भी उत्तरायण हो जाता है। अब उत्तरायण होने के कारण जो आपका यहां पर भारत देश है, यहां पर, ठीक है, यहां पर भारत है, इस भारतीय भूभाग में तापमान अधिक होने के कारण यहां पर भारत में क्या हो जाता है, लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है। लो प्रेशर का निर्माण होने के कारण यहां पर अलग अलग क्षेत्रों से क्या होती है, हवाएं आती है, ठीक है। इस लो प्रेशर वाले क्षेत्र में आसपास से हवा आएगी। इन हवाओं को क्या कहा जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो हवाएं होती है, इन हवाओं को आपका पंजाब वाला क्षेत्र देखें, पंजाब में इनको कहा जाता है लू, ठीक है। इसी को अगर देखें तो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में इसी को कहा जाता है कालबैशाखी, ठीक है। वेस्ट बंगाल में क्या कहा, कालबैशाखी। असम में इसको कहा जाता है, असम में कहा जाता है बोर्डोई चिला, ठीक है। यहां पर लिखूंगा, थोड़ा मार्कर छोटा कर लेते हैं, बोर्डोई चिला। बोर्डोई चिला कहा जाता है असम में। इसके बाद देखिए आप ओडिशा, ओडिशा में इसे कहा जाता है नार्वेस्टर। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। 4 नाम मैंने यहां पर लिखे। मैंने कहा कि ग्रीष्म ऋतु में कर्क रेखा पर लो प्रेशर का निर्माण हो रहा है। लो प्रेशर जहां बचता है तो जहां आसपास से हवाएं उस केंद्र की ओर आना शुरू करती है। समय है गर्मी का, गर्मी का समय, इसका मतलब तापमान अधिक है। तो तापमान अधिक होने के कारण जो गर्म हवाएं आती है तो उसे पंजाब में लू कहा जाता है, वेस्ट बंगाल में कालबैशाखी कहा जाता है, असम में बोर्डोई चिला कहा जाता है और ओडिशा में नार्वेस्टर कहा जाता है। चारों शब्दावली याद रखना। उत्तर भारत अगर आपसे कहे तब भी आपको लू बताना है, राजस्थान कहे तब भी आपको लू बताना है, पंजाब के आसपास वाला क्षेत्र भी बताएं तब भी आपको लू बताना है। लेकिन जैसे वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो आपको कालबैशाखी, असम में जाएंगे बोर्डोई चिला, उसके बाद में ओडिशा में जाएंगे तो नार्वेस्टर। क्लियर हुआ। तो ये ग्रीष्म ऋतु में होने वाली एक घटनाक्रम है, जलवायु घटना भी इसे आप बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। एक और बात यहां पर मेंशन करेंगे। अब मैंने कहा कि जब तापमान अधिक हो जाता है, लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है, तो इस लो प्रेशर वाले क्षेत्र में हवाएं या वायु का आरोहण होगा। आरोहण का मतलब ऊपर की ओर वायु जाएगी। और अगर यह वायु आर्द्र हो गई, क्या कहा मैंने, अगर यह वायु आर्द्रता ग्रहण करके ऊपर गई
तो ये क्या करेगी, संवहनी वर्षा करेगी। कैसी वर्षा करेगी, संवहनी वर्षा करेगी। और जब ये संवहनी वर्षा होगी तो इसी को आप बोलते हैं मानसून पूर्व होने वाली वर्षा। मानसून के पहले जो वर्षा होती है, ध्यान रखना, जून के समय में जैसे कि बोलते हैं कि वर्षा हो, मानसून शुरू हो गया, दक्षिण पश्चिम मानसून आ गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। बोलते कि नहीं, अभी बोनी नहीं कर सकते हैं, अभी सोयाबीन वगैरह नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो वर्षा हो रही है ये संवहनी वर्षा है। ये संवहनी वर्षा को ही केरल में क्या कहा जाता है, इसी संवहनी वर्षा को केरल में कहा जाता है आम्र वर्षा। आम्र वर्षा, क्लियर हुआ? इसी को क्या कहा जा रहा है, आम्र वर्षा। कर्नाटक में इसे क्या कहा जाता है, कर्नाटक में इसे कहा जाता है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम, क्लियर हुआ? दो प्रश्न फिर यहां से बन गए। आम्र वर्षा कब होती है, तो ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर, यह बोल सकते हैं, या मानसून पूर्व वर्षा को आम्र वर्षा कहेंगे, जो आम के पकने के लिए काफी लाभदायक होती है। उसके बाद में इसी को कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है, चेरी ब्लॉसम। तो हम ग्रीष्म ऋतु में है, शब्दावली हमने 6 देख लिया है। लू, उसके बाद में कालबैशाखी, नार्वेस्टर, बोर्डोई चीला, आपका चेरी ब्लॉसम और केरल में आम्र वर्षा। तो यहां तक चीजें सब क्लियर रहेगी। अब आपसे पूछे कि वर्षा किस ऋतु में होती है, प्रश्न आ जाए कि वर्षा किस ऋतु में होती है, ऑप्शन रहेंगे वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, बताइए। या फिर कहें मानसूनी वर्षा किस ऋतु में होती है, ऐसे प्रश्न आ जाए, क्योंकि आपने कहा कि वर्षा तो सही किसी भी ऋतु में आजकल हो जाती है, ठीक है, ग्रीष्म में भी हुई है, शरद ऋतु में भी हुई है और शीत ऋतु में भी हो जाती है। लेकिन मैंने कहा कि मानसूनी वर्षा, दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा किस ऋतु में होती है, तब आपका आंसर क्या होगा, वर्षा ऋतु, जबकि गलत होगा। वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं आता है, ग्रीष्म ऋतु के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। तो ग्रीष्म ऋतु चल रही होती है, उसी दौरान आपका लो प्रेशर बन गया। लो प्रेशर क्यों बना, क्योंकि तापमान अधिक हो गया। तापमान अधिक होना, लो प्रेशर बनना वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति निर्मित कर देता है। इसी लो प्रेशर पर समुद्री क्षेत्र के हाई प्रेशर से आर्द्रता युक्त वायु का आगमन होता है। इसी को आप दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में जानते हैं। तो यह वर्षा किस ऋतु में हो रही है, ग्रीष्म ऋतु में। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होने वाली वर्षा किस ऋतु में होती है, तो आपको आंसर करना है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। चलिए, यहां पर हमने ग्रीष्म ऋतु की सारी बातें चर्चा कर लिया है। अब अगली ऋतु में हम चलते हैं। अगली ऋतु आती है आपकी ग्रीष्म ऋतु के बाद दूसरी, वर्षा ऋतु, ठीक है। वर्षा ऋतु में देखिए, ध्यान रखना, ये आपकी कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा, और ये आपकी मकर रेखा है, और ये विषुवत रेखा, ठीक है। अब पहले सूर्य यहां पर था, ठीक है। अब जून के बाद क्या होता है, जून के बाद यह दक्षिण की ओर जाना शुरू कर देता है। 21 जून के बाद यह दक्षिण की ओर जाना शुरू कर देता है, दक्षिणायन होना शुरू कर देता है। लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि विषुवत रेखा के पास पहुंच जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, वर्षा ऋतु की हम बात कर रहे हैं। तो वर्षा ऋतु में आपको सिंपली बात करना है भारत के संदर्भ में कि वर्षा ऋतु जो होती है वो किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा होती है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले टकराता कहां पर है, यह सबसे पहले टकराता आपका मालाबार तट में, मालाबार तट से टकराता है, जहां मूसलाधार वर्षा करता है। तो यह मूसलाधार वर्षा मानसून के आगमन की प्रथम वर्षा है। यह क्या आपकी प्रथम वर्षा है। फर्स्ट टाइम पे जब पानी गिरता है दक्षिण पश्चिम मानसून का, इसी को कहा जाता है मानसून प्रस्फोट, मानसून प्रस्फोट।
तेज बिजली की कड़क के साथ मूसलाधार वर्षा होती है कोरोमंडल के तट पर, अर्थात केरल के तट पर। तो केरल के तट पर मानसून की प्रथम वर्षा को ही जो मूसलाधार होती है बिजली की तेज कड़क के साथ, उसी को आप क्या कहेंगे? मानसून प्रस्फोट, मानसून ब्लूम। ठीक है, ये मानसून प्रस्फोट हुआ। अब देखिएगा आगे, मैंने कहा कि ये आपका इंडिया है, देखिए ठीक है, ये आपका भारत देश, यहां पर केंद्र में बना हुआ है, आपको पता है लो प्रेशर, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु से ही चलकर आ रहे हैं हम। और यहां से आपका दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। और दक्षिण पश्चिम मानसून ये टकराता किससे है? कन्याकुमारी से। यहां पर क्या है आपका? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से टकराने के बाद यह दो भाग में बढ़ जाती है। क्या कहा मैंने? यह दक्षिण पश्चिम मानसून दो भागों में बट जाता है। एक शाखा को कहा जाता है बंगाल की खाड़ी की शाखा, और एक को कहा जाता है अरब सागर की शाखा। ठीक है, एक हो गई आपकी अरब सागर की शाखा और दूसरी हो गई आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो मैंने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून किस जगह पर टकराने के बाद यह दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है? तो आपको क्या कहना है? कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से टकराने के बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब आगे देखिएगा, यह जो आपका अरब सागर की शाखा है, अरब सागर की शाखा क्या होती है? यह तीन भागों में बढ़ जाती है। एक जाती है आपकी गुजरात तट के काठियावाड़ तट की ओर, ये कलर नहीं दिख रहा तो कलर और चेंज कर लेते हैं, ब्लैक लेते हैं। ठीक है, एक शाखा हो जाती है आपकी गुजरात के काठियावाड़ तट की ओर जाने वाली। एक शाखा नर्मदा ताप्ती नदी घाटी में प्रवेश करती है और एक शाखा कोरोमंडल तट से टकराती है। जो कोरोमंडल तट से टकराती है लगभग 3 जून के आसपास का समय होता है, 3 से 5 जून के लगभग के बीच का समय होता है। ठीक है, तो 3 जून के समय आपकी यहां पर यह टकरा रही है, यहीं पर आपका होता है मानसून प्रस्फोट। यहीं पर कौन सी घटना होती है? मानसून प्रस्फोट की। ठीक है, यह आपका पूरा कोरोमंडल तट है यहां पर। ठीक है, यहां पर मानसून प्रस्फोट की घटना होगी। दूसरी शाखा प्रवेश करती है नर्मदा ताप्ती शाखा या उप शाखा बोल सकते हैं। काठियावाड़ तट की उप शाखा, इसके नाम अलग अलग भी हो सकते हैं। गुजरात की शाखा, ठीक है, उप शाखा बोल सकते हैं। और ये हो जाएगी कोरोमंडल शाखा। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो काठियावाड़ तट की शाखा है, यहां पर आपको दिखेगा एक अरावली पर्वत, बताया था मैंने, इसका नाम क्या है? अरावली पर्वत। तो ध्यान रखना, राजस्थान में या राजस्थान के थार मरुस्थल वाले जो क्षेत्र है, वहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा नहीं होती है। क्या कहा मैंने? राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में या अरावली पर्वत श्रेणी पर वर्षा नहीं होती है। क्या कहा मैंने? यहां पर बात नोट कर लेना कि अरावली पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है?
क्योंकि जब ये पवन आगे की ओर बढ़ेगी तो यह क्या होगी, अरावली पर्वत श्रेणी के क्या होती है, समानांतर। अरावली पर्वत श्रेणी के समानांतर होने के कारण अरावली पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। दूसरा और देखिएगा, एक शाखा आपने देखिए बंगाल की खाड़ी की शाखा। यह बंगाल की खाड़ी की शाखा क्या है आपका, कि यहां पर एक तट है, इस तट का नाम है मालाबार तट। क्या नाम है, मालाबार तट। इस मालाबार तट के समानांतर होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा मालाबार तट पर भी वर्षा नहीं होती या तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। इस तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है। अब मैंने आपको दो रीजन बता दिए, दो रीजन मतलब दो क्षेत्र बता दिए। एक आपका मालाबार वाला तट, ठीक है, सॉरी यहां पर देखिएगा, ये कोरोमंडल तट है आपका, यहां पर इधर उधर लिख दिया, इसको सही कर दीजिएगा। देखिएगा यहां पर ये वाला आपका जो केरल से टकरा था, ये है आपका मालाबार तट, और ये हो जाएगा आपका ये वाला जो एरिया है ये कोरोमंडल तट। ठीक है, तो कोरोमंडल तट जो है आपका, जो तमिलनाडु राज्य से लगा हुआ है, यहां पर क्या है आपका तमिलनाडु, ठीक है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है, और दूसरा अरावली पर्वत श्रेणी पर भी दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है। तो भारत के कौन से क्षेत्र है जहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है, तब आपका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट और अरावली पर्वतीय क्षेत्र। क्लियर हुआ यहां पर। उसके बाद में संपूर्ण भारत में आप वर्षा देखेंगे तो वर्षा ये जैसे आगे की ओर बढ़ती जाएगी, यहां पर आपका आएगा मोहसिन राम, मोहसिन राम। इसको ज्यादा शॉर्ट में बता रहा हूं अब मैं, ठीक है, क्योंकि इतना आपको मेंस में नहीं देखना, प्री में जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपको डील कर दिया। मोहसिन राम में क्या होती है, 1400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ये मोहसिन राम कहां पर आपका, मेघालय में, मेघालय में आपका मोहसिन राम। और पहाड़ी कौन सी यहां पर, पहाड़ी हो जाएगी आपकी खासी पहाड़ी, खासी पहाड़ी। तो खासी पहाड़ी, मेघालय में खासी पहाड़ी, वहीं पर आपका मोहसिन राम है। मोहसिन राम में 1400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। एक चेरापूंजी का नाम आता है, लेकिन वहां पर 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दोनों में कंपटीशन होता है, कभी चेरापूंजी में अधिक वर्षा, कभी मोहसिन राम में। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए विगत 4-5 वर्षों से, तो सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर हो रही है, मोहसिन राम में। तब आपका आंसर, अगर चेरापूंजी भी विकल्प में है, मोहसिन राम भी विकल्प में, तब आपको आंसर करना है मोहसिन राम। अगर मोहसिन राम विकल्प में नहीं है, केवल चेरापूंजी दिया, तब आपको फिर सेकंड नंबर पर कहां जाना है, चेरापूंजी में। चेरापूंजी में 1200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, ठीक है। और भारत में कहीं पर ज्यादा, कहीं पर बहुत कम वर्षा होती है। इस प्रकार में भारत में मानसून में अनियमितता भी पाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर हमने वर्षा ऋतु में क्या आपके प्री में क्वेश्चन बन सकता है उसकी हमने चर्चा कर लिया है। अब हम चलते हैं शरद ऋतु, ठीक है। तीसरे नंबर पर तीसरी ऋतु आपकी शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या होगा, सूर्य आपका, सूर्य का क्या हो जाएगा, दक्षिणायन। लगभग आपका सूर्य कहां आ चुका होगा, विषुवत रेखा से भी दक्षिण की ओर जाना शुरू कर देगा। मतलब जो आपकी मकर रेखा है, मकर रेखा की ओर जाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो भारतीय भूभाग में आप देखेंगे, ये आपका इंडिया, ठीक है। भारतीय भूभाग में जब सूर्य का दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, शरद ऋतु में क्या होगा, सूर्य का दक्षिणायन हो जाने से भारतीय भूभाग में हाई प्रेशर निर्मित हो जाएगा। क्या बन जाएगा यहां पर, उच्च वायुदाब का क्षेत्र।
अब इस उच्च वायुदाब क्षेत्र शरद ऋतु है, समय अगर आपको देखना है, देखिए वर्षा ऋतु का समय यहां पर मेंशन नहीं किया, तो समय क्या हो जाएगा आपका वर्षा ऋतु का, यहां पर ये वर्षा ऋतु है, तो समय हो जाएगा आपका जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, आधा जून से शुरू करेंगे, आधा सितंबर तक जाएंगे। उसके बाद यहां पर देखिए शरद ऋतु सितंबर से हम शुरू करते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, और दिसंबर तक भी आप जा सकते हैं। ये हो जाएगा शरद ऋतु में। तो इस समय क्या होता है, जब यहां पर हाई प्रेशर बन जाता है और समुद्री भूभाग जो है आपका वहां पर लो प्रेशर बना होता है। तो देखिएगा जब मानसून आया था तो यहां पर हाई प्रेशर बनने के कारण अब हवाएं बाहर की ओर भगना शुरू करती है। कहां की ओर? बाहर की ओर जाना शुरू करती है। इसी को आप क्या बोल देते हैं? इसी को आप बोलते हैं कि मानसून क्या हो गया? मानसून का निवर्तन। मानसून का निवर्तन। मानसून का निवर्तन का तात्पर्य क्या है? मानसून के निवर्तन का तात्पर्य है मानसून का लौटना। मानसून का लौटना। क्लियर है? तो मानसून का लौटना किस ऋतु में प्रारंभ होता है? शरद ऋतु में। किस माह के बीच में? तो आपको बताना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मध्य मानसून का लौटना प्रारंभ होता है। इसी को मानसून के निवर्तन की घटना कहते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सूर्य के दक्षिणायन हो जाने से मकर रेखा के पास में जब सूर्य पहुंच जाएगा तो उत्तर भारत में जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा वाले क्षेत्र में तापमान कम होने से प्रेशर हाई हो जाता है। प्रेशर हाई हो जाएगा तो हाई प्रेशर से हवाएं बाहर की ओर भगना शुरू करती है। इसी को मानसून के निवर्तन की घटना कहा जाता है। तो शरद ऋतु में सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि मानसून का निवर्तन किस ऋतु में होता है और किस कारण होता है, ये इतना ध्यान रखना है। अब आगे देखिएगा, लास्ट ऋतु है आपकी शीत ऋतु। शीत ऋतु आपकी दिसंबर से प्रारंभ मान लेते हैं, आधे दिसंबर से। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, और ये आपका मार्च। अभी जैसे कि मार्च चल रहा है तो आपको पता होगा आधा मार्च बीत चुका है, आधा मार्च शुरू हो चुका है, इसका मतलब गर्मी का समय आ गया है। और जब आधा मार्च था तब हमें थोड़ी बहुत और ठंड लग रही थी, अभी भी सुबह सुबह आपको ठंड लगती होगी। ठीक है, तो अभी पूरी तरह से गर्मी नहीं आई है लेकिन गर्मी का प्रवेश हो चुका है। ठीक है, अब शीत ऋतु में क्या होता है? शीत ऋतु में सूर्य की लंबवत किरणें, सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर, ठीक है, सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर होने के कारण कर्क रेखा पर तापमान क्या हो जाएगा? कम। तापमान कम होने से प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। और इसी हाई प्रेशर से, ठीक है, यहां पर हाई प्रेशर बना हुआ है। और ध्यान रखना, जब कर्क रेखा जो लंबवत किरणें किस पर आ जाती है? मकर रेखा पर, तो इसी के साथ में आपका जो ITCZ होता है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है, इसका भी क्या हो जाता है? दक्षिणायन। और इसका दक्षिणायन होने के साथ एक और रेखा है आपकी जिसे कहा जाएगा पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ठीक है, इसकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो ऐसे ये आपके भारतीय उपमहाद्वीप पे यहां पर चल रही होती है। ठीक है, तो यह जेट स्ट्रीम भी क्या होगा? इसका भी भारत में विस्थापन हो जाएगा। भारत में विस्थापन होने के कारण इस हाई प्रेशर के क्षेत्र से जब बाहर की ओर हवाएं चलती है, ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से क्या करेगी? बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर लेगी। बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण। आर्द्रता ग्रहण करने के बाद यही पौने क्या होती है? ये इसे कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून।
उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। ठीक है, यह उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके, जो ये आपका कोरोमंडल का तट है जहां पर मानसूनी वर्षा नहीं हुई थी, अब वहां पर उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा होगी। कहां पर? यह आपका है कोरोमंडल का तट। ठीक है, यह आपका है तमिलनाडु। ठीक है, यहां पर क्या होगी? वर्षा। किस ऋतु में वर्षा हो रही है कोरोमंडल तट पे? शीत ऋतु में। अब देखिएगा, अब समय ऐसा आएगा, लगभग आप देखेंगे, अब तो मार्च आ चुका, अब तो गर्मी आ गई है, इसके पहले आप दिसंबर के समय न्यूज देखना शुरू कर दें तो दिसंबर के समय आपको एक न्यूज आती है कि तमिलनाडु में बाढ़ आ गई है। ठीक है, लेकिन वर्षा का समय तो नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में ऐसी स्थिति में बाढ़ जैसी खबरें देखने को मिलती है दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास। तो मैंने कहा कि शीत ऋतु में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भी भारत में विस्थापन हो जाता है, उत्तर भारत में वो विस्थापित हो जाती है, क्योंकि आईटीसी जेट का दक्षिण की ओर विस्थापन हो रहा है। तो दक्षिण की ओर विस्थापन होने से भारत के उत्तरी भूभाग में हाई प्रेशर बनता है, जहां से बाहर की ओर चलने वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके कोरोमंडल के तट पर वर्षा करती है। इसी को कहा जाता है कि तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा होती है। क्लियर हुआ? किस ऋतु में? शीत ऋतु में। तो सारी ऋतु मैंने आपको यहां पर मेंशन करके बतला दिया है। ठीक है, तो आपकी कितनी ऋतु हो गई? यहां पर चारों ऋतु है। एक चार्ट में फिर से उसको लेकर आते हैं। यहां पर क्या क्या चीजें हमने देख लिया है? जलवायु, मौसम देखा, मानसून देखा, मानसून की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत देखा, भारत में प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी होती है वो देखा। अब मानसूनी घटनाएं को हम शॉर्ट में देख लेते हैं। मानसून प्रस्फोट तो मैंने बतला दिया है कि जब मानसून का आगमन होता है तो आपका जो मालाबार तट है, मालाबार तट में होने वाली प्रथम वर्षा, मालाबार तट में दक्षिण पूर्वी मानसून के द्वारा, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होने वाली पहली वर्षा जो होती है, जो तेज बिजली की कड़क के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, उसी को मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। अब शब्द है आपका यहां पर मानसून विच्छेद। ठीक है, मानसून विच्छेद। ये मानसून विच्छेद क्या होता है? इसी को इंग्लिश में कहा जाता है मानसून गैप। ठीक है, शब्द से समझ रहे होंगे मानसून गैप। जैसे कि मैंने कहा कि आपका लगभग राउंड फिगर में मान लीजिए 10 जून से आपकी वर्षा शुरू हो गई। ठीक है, वर्षा की हुई है, स्टार्ट हुई है, वर्षा प्रारंभ हो गई है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ये वर्षा चलती रही, आपका लगभग मैंने कहा कि 1 माह तक वर्षा हुई, 10 जुलाई तक आपकी वर्षा चली। 10 जुलाई तक बिना रुके वर्षा होती रही। लेकिन मैंने कहा इसके बाद 10 जुलाई के बाद लगभग 1 वीक या 2 वीक में वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा क्या हो गई है? रुक गई है। इसके बाद फिर से वर्षा होने लगी है। ठीक है, तो ये इस बीच अवधि में जो वर्षा नहीं हुई है उसी को कहा जाता है मानसून विच्छेद। क्लियर हुआ? दक्षिण पश्चिम मानसून या मानसूनी काल के दौरान या वर्षा ऋतु के दौरान जब 1 सप्ताह वर्षा होने के बाद 1 या 2 सप्ताह तक लगातार वर्षा का न होना, उस गैप को कहा जाता है मानसून विच्छेद। ये जलवायु घटनाक्रम के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा समस्या देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? अब एक होता है आपका मानसून निवर्तन। मैंने ये भी बतला दिया आपको, मानसून निवर्तन। मानसून निवर्तन किस ऋतु में होता है? मानसून निवर्तन शरद ऋतु में होता है। मानसून निवर्तन का अर्थ क्या है? तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। मानसून का लौटना। मानसून क्यों लौटता है? ये मानसून निवर्तन क्यों होता है? तो इसका कारण हो जाएगा कि भारतीय भूभाग में हाई प्रेशर के बनने से, ठीक है, ये हाई प्रेशर क्यों बना? क्योंकि ITCZ का दक्षिणायन ये दक्षिणायन क्यों हुआ था? क्योंकि सूर्य की
या सूर्य का दक्षिणायन हो गया था। ठीक है, सूर्य के दक्षिणायन होने से आईटीसीएच का दक्षिणायन होने से तापमान में कमी से तापमान कम होगा और तापमान कम होने से हाई प्रेशर बन जाएगा। इसी हाई प्रेशर से बाहर की ओर हवाएं चलती है, इसी में बाहर की ओर हवा चलती है। इसी बाहर की ओर चलने वाली हवाओं को बोला जाता है कि मानसून का क्या हो रहा है, निवर्तन। मतलब मानसून यहां से क्या हो रहा है, आपका लौट रहा है, मानसून का फिर से अपने भूभाग में वापस लौट जा रहा है। अब यहां पर देखिएगा, लगभग हमने 80% एरिया कवर कर लिया है भारत की जलवायु का। हमने यहां तक की चीजें घटनाक्रम में आ गए। अब आपका जलवायु का वर्गीकरण 8 प्रकार की जलवायु प्रदेश है और जलवायु घटना है। 8 प्रकार की जलवायु प्रदेश के लिए एक मैप लेकर यहां पर आता हूं मैं। उस मैप में हम देखेंगे कि किस प्रकार के भारत में जलवायु प्रदेश है। चलिए, ये भारत में क्लाइमेट रीजन है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में मैं बतला दूंगा। शायद नहीं भी दिख रहा होगा इसमें, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा और सुनते भी जाइएगा। सुनने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जब चीज़ें नहीं दिखती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका CWG। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ आपका AW। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर AS लिखा हुआ है। सबका मतलब बताएंगे। यहां लिखा हुआ, पहले तो देख लीजिए कहां पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा आपका AMW। ठीक है, इसके बाद देखें, ये जो आपका राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिल रहा है, तो ये है आपका BSHW। फिर आप थार के मरुस्थल में देखेंगे तो BWHW। यहां पर आप देखेंगे तो ये ई है वाला पार्ट, ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र बोला जाता है। ये जो अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल रहा है, इसी को कहा जाता है DFC। और कहां का बचा है, ये ET है। ये तो ना भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ई में ही शामिल मान लीजिएगा, लेकिन ये ET लिखा हुआ है, लेकिन इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर पीला कर दीजिएगा इसको पूरे को। ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये पूरा पीला वाला पार्ट है। ठीक है, ये पीला वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे भी है और थोड़ा सा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी है। ठीक, तो देखिएगा, ये जो वर्गीकरण है ये कोपेन का, यहां पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, अकॉर्डिंग टू कोपेन्स स्कीम। ठीक है, मतलब कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के आधार पर। ठीक है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर भारत में 8 जलवायु प्रदेश है। ठीक है, जो CWG लिखा हुआ है, अब मैं बता रहा हूं आपको, मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर। क्या लिखा हुआ है यहां पर, मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर। इसका मतलब ड्राई विंटर कब होगा, शुष्क ऋतु। इसे क्या कहेंगे, ड्राई विंटर मतलब शुष्क ऋतु है आपका। ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु आप कह सकते हैं। तो यहां पर लिखूंगा मैं शुष्क, दिख नहीं रहा होगा ये, शुष्क ग्रीष्म ऋतु शुष्क ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, इतने लीजिए वाला जलवायु प्रदेश, ऐसे आप जोड़ लीजिएगा, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला जलवायु प्रदेश या ऋतु मानसून वाली मानसून। ठीक है, फिर आप देखेंगे AW वाला, ये बड़ा सा पार्ट है, सबसे बड़ा। तो CWG है आपका, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है भारत का। दूसरे नंबर पर देखेंगे AW, ट्रॉपिकल यहां पे लिखा आपका सवाना। ठीक है, ट्रॉपिकल मतलब आप बोलेंगे ट्रॉपिकल जलवायु का होता है विषुवत रेखीय। ठीक है, तो इसे कहेंगे ट्रॉपिकल सवाना मानसून या जलवायु।
ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे AMW, ये AMW यहां पर आपका मानसून टाइप विथ शॉर्ट ड्राई सीजन, ठीक है। अल्प शुष्क, मतलब अल्प शुष्क मानसून है आपका कहां पर, केरल वाले तट पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अल्प शुष्क मानसून, ठीक है। इसके बाद AS देखेंगे आप, तो AS आपको कहां मिलेगा, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र, फिर आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा। तो AS का मतलब हो जाएगा मानसून विथ ड्राई सीजन इन समर, मतलब यहां पर लिखा हुआ है समर, मतलब आपका ये देखिएगा मानसून विथ ड्राई सीजन है, शुष्क ऋतु है, और मौसम कौन सा आपका, समर वाला, ठीक है। इसके बाद BSHW देखेंगे तो स्टेप क्लाइमेट, ठीक है, या स्टेपीज क्लाइमेट आप कह सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है स्टेपी जलवायु, ठीक है। इसके बाद देखेंगे DFC, तो DFC यहां पर लिखा हुआ अरुणाचल प्रदेश में, इसे कहा जाता है कोल्ड ह्यूमिड विंटर विथ शॉर्ट समर, मतलब यहां पर आपका शीत रहेगा, शीत आर्द्र रहेगा आपका, और विंटर सीजन रहेगा, ठीक है। यहां पर सीजन कौन सा आपका, विंटर जलवायु, ठीक है। इसके बाद देखें DFC हो गया, फिर आपका BWHW हॉट डेजर्ट, मतलब ग्रीष्म मरुस्थल या गर्म मरुस्थल, और इसके बाद में लास्ट वाला ये तो हटा दीजिएगा, ये इसमें वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। पोलर टाइप, मतलब ध्रुवीय जलवायु, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के जलवायु प्रदेश है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर। मुझे नहीं लगता कि इतना डीपली यहाँ पर जाएंगे, ये मेंस का टॉपिक हो जाता मेनली, लेकिन आपको थोड़ा सा ये शब्दावली को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना है। कभी प्रीलिम्स में पूछा जाए कि BSHW का मतलब कौन सी जलवायु, स्टेपी जलवायु, BWHW का मतलब क्या है, तो आपका गर्म मरुस्थल, सबसे बड़ा कौन सा है तो CWG हो जाएगा आपका, जिसे आप शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला जलवायु कहेंगे। सेकंड नंबर पर आपका AW हो जाएगा, जिसे आप कहेंगे ट्रॉपिकल सवाना वाली जलवायु, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा इसकी शब्दावली का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। अब कल की क्लास में अपन जो देखेंगे वो हो जाएगा आपका, जो सिलेबस में मेंशन है वो हो जाएगा आपका जलवायु घटनाएं। जलवायु घटनाएं में हम देखेंगे एल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, साउथ ओसिलेशन और इंडियन ओशन डाइपोल। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।